क्या सर ये ऐसा नहीं रहा कि जो टॉलरेंस है, जो सहनशीलता है, जो रसखान, कबीर, रहीम की जो विरासत है, वो हमारे देश के असली डीएनए में है? जो हमारी विरासत है, जो थाती रही है, वो असल में वही है? ये तो वक्त बताएगा। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी डीएनए में है, और जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरा सलाम जिस तरह के गाने गाया करते थे, वो ढकोसला नहीं था, वो हिपोक्रेसी नहीं थी, वो मैसेजेस दिल से निकले थे और वो सच्चे थे। और कभी ना कभी मेरे ख्याल से इस नफरत की पतन तो होना ही है, अपने आप ही होगा, क्योंकि एक सांप अपनी अपनी पूंछ लेकर अपने आप को ही निगल जाता है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गए थे। आप वहां पर पढ़े भी हैं। उन्होंने मिनी हिंदुस्तान भी कहा था कि एमयू जो है वो मिनी हिंदुस्तान है। आप जब पढ़ते थे तब का अलीगढ़, वो कुछ तजुर्बा अगर हमारे साथ शेयर करें आप। मेरे खानदान की 3 पुश्तें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी। मेरे वालिद वहां पढ़े हुए थे, मेरे दादा वहां पढ़े हुए थे, तो जाहिर था कि मुझे भी वहीं जाना था। मुझे अलीगढ़ जाके जो हासिल हुआ, एक तो ये कि मुझे 2 ऐसे उस्ताद मिले जिन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और जिन्होंने मेरी उम्मीदों को बढ़ावा दिया और मुझे भरोसा दिलाया कि अपनी काबिलियत पे यकीन करूं और जो मैंने रास्ता चुना है वो सही है। डॉक्टर मुनीबुर रहमान साहब और डॉक्टर जाहिदा ज़ैदी, ये दोनों। उसके अलावा उर्दू जबान से मेरा दोबारा मेरी वाकफियत हुई। बचपन हमें हालांकि सीखी थी उर्दू, सबसे पहली जबान थी जो मेरे कानों में पड़ी थी और जो मैंने बोली थी, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ पढ़ के बिल्कुल भूल गए थे हम लोग। उर्दू से फिर मेरा वास्ता हुआ। उस जमाने में ये मुझे जरूर लगा कि एक तंग नजरिया जो है कहीं ना कहीं फैला हुआ है, बावजूद इसके कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से महान, बड़े बड़े अजीम मुसन्निफ, अफसाना निगार, फिलोसोफर्स, हिस्टोरियंस निकले हैं। डॉक्टर इरफान हबीब साहब अभी तक हैं वहाँ पे। अलावा उनके एक लंबी फहरिस्त है। शहरयार साहब का नाम लें, चाहे आप आले अहमद सुरूर का नाम लें, चाहे आप क्या कहते हैं, राही मासूम रजा साहब का नाम, एक मतलब इलस्ट्रियस लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। उससे तो मुतासिर मुझे होना ही था, लेकिन कई जगह एक बहुत ही तंग नजरिया भी मुझे लगा। थिएटर में काम करने का मुझे शौक था, लेकिन एक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है कि लड़के और लड़कियां एक साथ स्टेज पर नहीं आ सकते, तो हमें वही नाटक करने पड़े जिसमें सिर्फ मर्द हों। कई दफा वहाँ पे दंगे भी हुए, और जहां तक मुझे मालूम है बिल्कुल फजूल वजहों से हुए। मेरे आने से 1 साल पहले डॉक्टर अली यावर जंग जो वाइस चांसलर थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ स्टूडेंट्स के हाथों, कि वो मरते मरते बचे। तो ये सब, इन सब बातों से घिरा हुआ था अलीगढ़, और उसकी जो एक क्या कह सकते हैं, बदनामी या मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के जहन में, मेरे ख्याल से डॉक्टर अली यावर जंग के इस हादसे की वजह से काफी ज्यादा थी। हालांकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नेचर नहीं है। ज्यादातर अमन पसंद लोग थे। मेरे कई हिंदू दोस्त थे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 2 सरदार दोस्त भी थे मेरे जो अलीगढ़ मेरी क्लास में। नाबीनों के लिए एक अलग प्रोविजन था उस वक्त भी पढ़ने के लिए। तो कोशिश बहुत थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्रोग्रेसिव बनाने की, एडवांस स्टडीज का सेंटर बनाने की, लेकिन एक रूढ़िवादी तबका जरूर था जो इस प्रोग्रेस को रोके हुए था। अब मुझे मालूम नहीं अलीगढ़ में क्या हाल है, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से मेरा वहां जाना हुआ नहीं है। थोड़ी अगर आपसे बात कर रहे हैं और आपके फिल्मों के बारे में बात न करें तो ये बातचीत अधूरी मानी जाएगी। अभी आपने कहा कि आपने इस लॉकडाउन के दौरान लिखना शुरू किया है, आपने नाटकों की तैयारी की है। थोड़ी उसकी अगर बात करें कि क्या कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा अगर। एक देखिए, एक तो मैंने अपनी आप बीती की एक किताब लिखी थी, जिसका उर्दू हिंदी में भी तर्जुमा मैंने किया है। और
वो मेरी जिंदगी के उस दौर तक है जब जब मेरी और रत्ना की शादी हुई। उसके बाद कश्ती आराम से चलती रही, कोई तूफान ज्यादा आए नहीं जोरदार, तो उनके बारे में लिखने का मुझे कोई मतलब नहीं दिखाई दिया। हालांकि बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भाई इसका सीक्वल आप जरूर लिखें, इसके बाद क्या हुआ। तो मैंने कहा इसके बाद का जो दौर था वो इतना दिलचस्प नहीं था। स्ट्रगल दिलचस्प होता है, हर चीज ठीक ठाक हो तो फिर इसमें कोई दिलचस्पी की बात है नहीं। लेकिन कई ऐसे तजुर्बे रहे हैं मेरे इस फिल्म इंडस्ट्री में 40-45 साल काम करके और थिएटर में काम करके, जो मैं बयान करना चाहता था। तो एक सीक्वल सा लिख रहा हूं मैं, लेकिन वो जैसे कि किसी और के जिंदगी का बयान होगा, और वो एक शॉर्ट स्टोरीज के रूप में होगा। कई वाक़े जो मेरे साथ हुए हैं उनको थोड़ा सा उनमें नमक मिर्च डाल के, लेकिन उसकी उसकी सच्चाई का जुज कायम रखते हुए। अच्छा। तो ये मैंने लिखा और एक स्क्रिप्ट लिखने की भी कोशिश की है, जो बड़ा मुश्किल काम है। और जहां तक पढ़ने का सवाल है, एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि बाबा ये किंग लियर नाटक क्या है। हाँ। तो मैंने कहा कि चलो पढ़ते हैं साथ में। तो मैंने शेक्सपियर साहब की मोटी सी किताब उतारी और हमने किंग लियर पढ़ा, जिसमें वो काफी बोर हुआ, क्योंकि भाई इतना लंबा, ये लोग इतने बोलते क्यों रहते हैं वगैरह, वो यूजुअल क्रिटिसिज्म। खैर वो पढ़ तो लिया और मैंने कहानी भी उसको समझ, उसको कुछ तो वो मुतासिर हुआ, लेकिन कहने लगा कि भाई ये शेक्सपियर साहब हर एक को मार क्यों डालते थे। हर नाटक में देखिए 6 लाशें पड़ी हैं, 8 लाशें पड़ी हैं, इन्हें तकलीफ क्या थी। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उन्होंने मज़ाहिया नाटक भी लिखे हैं, उन्होंने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। और फिर मैंने वो फहरिस्त देखी तो 35 नाटक हैं उनके, जिसमें से मैंने मेरे ख्याल से 6 या 7 पढ़े थे। स्कूल में कुछ पढ़ाए गए थे, कॉलेज में लिटरेचर में पढ़ रहा था इसलिए पढ़ाए गए थे, कुछ मैंने अब बस खुद पढ़े, और मेरे ख्याल से 4-5 ऐसे थे जिनके बारे में मालूम था जो पढ़े नहीं थे, जैसे ड्रीमिंग ऑफ द श्रू या एक आध और। तो कुल हुए 12 35 में से। मैंने कहा देखिए शेक्सपियर साहब के 22-23 नाटक और ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, और मैंने इस लॉकडाउन के दौरान शेक्सपियर साहब के सारे नाटक पढ़ डाले। कई तो उनमें से बहुत ही बेकार हैं, मतलब हैरत होती है कि भाई इनको इतना महान नाटककार क्यों समझा जाता है। अच्छा। लेकिन उन बेकार के नाटकों में भी कहीं ना कहीं कीचड़ में मोती मिल ही जाता है, बहुत ही हसीन। और कई ऐसे हैं जो कि तो कहना ही क्या। और बांसुरी बजाने की कोशिश मैं करता रहा, हाँ, ये अब भी आप कर देख। रहा हूँ। जी। तो रघुवीर, बहुत टाइम रघुवीर लगेगा, सर, बहुत वक्त रघुवीर लगेगा। रघुवीर सर रघुवीर से मेरे आप उस्ताद हैं। अच्छा। और मैं फोन करके पूछता रहता हूँ कि भैया ये बताओ ये वाला सुर कैसे निकलता है, तो वो मुझे फोन पे समझाते हैं।